तो हम लोग रात में, दिन में, किसी भी टाइम खुद अकेले या अपनी फैमिली के साथ कहीं भी घूमते हैं, टहलते हैं, बिल्कुल बेधड़क होके जाते हैं। रात में किसी भी टाइम घर से बाहर निकल जाते हैं। हमारे अंदर डर का कोई भी माहौल नहीं होता है। हम बिल्कुल बेधड़क आते जाते हैं और सुरक्षित जाते हैं, सुरक्षित आते हैं। ये सोच के कि जो हमारे लिए खाकी वर्दी वाले हैं, ये चौबीसों घंटे तत्पर हैं और अपनी ड्यूटी के प्रति ये बिल्कुल सजग हैं। यही सोच के हम निकलते हैं और जाते भी हैं और सुरक्षित वापस आते भी हैं। सोचिए, अगर यही वर्दी अपना कर्तव्य, जो भी उनको काम दिया गया है, वो भूल जाए और वो अपने काम के प्रति उतना वफादार ना रहे, तो हम लोगों का क्या होगा। सोच के भी एक बार अंदर से डर का माहौल आ जाता है कि अगर ये खाकी वर्दी नहीं होगी तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस समय वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल छाया हुआ है। जहां भी देखो उसकी एक हेडलाइट, उसकी एक झलक आपको देखने को जरूर मिल रही होगी। दोस्तों, यह वाकया है मिर्जापुर जिले का। थाना चील होता है और बल्दीपुरवा गांव होता है। दोस्तों, बल्दीपुरवा में एक बिटिया होती है, एक बहन होती है। वो कहीं से अपने घर वापस आती है और एक हिमांशु नाम का लड़का उसके साथ छेड़छाड़ करता है और जबरदस्ती उसका शारीरिक शोषण करता है। और वो किसी तरीके से उस हिमांशु यादव के चंगुल से बच के आती है और अपने घर पे आके अपनी आप बीती सुनाती है अपने मदर को और अपने फादर को। और वो लोग जब सुनते हैं बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। घर में बिल्कुल चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि कोई भी हो, किसी की भी बेटी और बहन की अस्मत अगर लूट जाती है तो वहाँ पे यही माहौल होता है, चीख का, पुकार का। लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर इस केस को लेके जाना भी नहीं चाहते कि बाहर अगर इस केस को लेके जाएंगे, थाने पे जाएंगे, तो हमारी ही बदनामी होगी। आगे चल के हमारे यहाँ, मतलब हमारी बेटी का शादी ब्याह होने में भी दिक्कत होगी। तो इस चक्कर में ये लोग सोचते हैं कि इस केस को, जो हो गया है जाने दीजिए, इस केस को यहीं पे दबा देते हैं। लेकिन उस बहन के मामा को मालूम होता है ये बात किसी तरीके से, तो वो उसके मामा आते हैं और घर पे आके बातचीत करते हैं। तो बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, हिमांशु नाम का लड़का है गांव के बगल में ही, उसने ही हमारे साथ ऐसा किया है। फिर उस लड़की के मामा वो सोचते हैं कि इंसाफ तो हम दिला के रहेंगे अपनी भांजी को, और वो तुरंत उसको लेके, जो उनका नियर थाना होता है, उस थाने का नाम होता है चील, वहाँ पे लेके जाते हैं FIR लिखवाने के लिए। और वहाँ के थाना इंचार्ज होते हैं, दरोगा होते हैं मिस्टर शिव शंकर सिंह जी। और उनसे वो पूरा वाकया जाके बताते हैं कि सर, हमारी भांजी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। गांव के बगल का ही हिमांशु यादव नाम का लड़का है, उसने हमारी भांजी का रेप किया है, बलात्कार किया है, अस्मत लूटी है। तो वो कुछ बातें बोल के कि ठीक है आप जाइए, मैं इस केस को दिखवाता हूँ, वो घर भेज देता है। लेकिन उस केस में कोई भी, मतलब वो पुलिस के द्वारा नहीं लिया जाता है उस आरोपी के खिलाफ। फिर 2 से 3 दिन के बाद फिर वो दोबारा थाने में जाते हैं और दरोगा जी से बात करते हैं। तो दरोगा जी उनकी बातों को बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ सुने ही नहीं। काफ़ी देर तक वो बंदा वहाँ पे बैठा रहता है, लेकिन कोई भी रिस्पांस दरोगा की तरफ से नहीं मिलता है। फिर वो वापस आ जाते हैं। ऐसे 3 से 4 दिन जाते हैं वहाँ पे, लेकिन कोई भी रिस्पांस थाने के तरफ से नहीं मिलता है। और आरोपी खुले आसमान के नीचे बिल्कुल घूम रहा था। उसके बाद उस लड़की के मामा जी जिले के उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, वहाँ पे शिकायत देते हैं। तो वहाँ से भी आश्वासन दिया जाता है कि आप जाइए, थाने पे फ़ोन किया जा रहा है, आपकी शिकायत लिखी जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो वहाँ से थाने पे फ़ोन भी आता है, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। मतलब जैसा पहले केस था सेम वैसे ही केस अभी भी है। मतलब उसमें कोई भी एक कदम भी आगे कोई भी काम नहीं हुआ है और दरोगा शिवशंकर जी के ऊपर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर मामा तो बिल्कुल ठान लेता है कि भैया, भांजी को तो मैं अपनी इंसाफ दिलवा के रहूँगा और साथ में कोशिश करूँगा इस दरोगा को भी अपने किए की सज़ा मिले। क्योंकि
जिस दरोगा को अपने कर्तव्य की, अपनी निष्ठा की शपथ दिला के भेजी गई है और वही अपना कर्तव्य, अपना काम भूल जाए तो लोगों को परेशानी तो होगी ही। फिर वो उनके मामा जी IGRS एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, जहाँ पे आपकी कोई भी कंप्लेन है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप इस पे कंप्लेन कीजिए और आपकी कंप्लेन संबंधित डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो IGRS पोर्टल पे कंप्लेन लिखते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे वाकया हमारे भांजी के साथ हुआ है और इसमें पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उस पोर्टल पे कंप्लेन लिखवाने के पहले, उस पोर्टल पे कंप्लेन देने के पहले थानेदार से उनकी जाके बात होती है और वहाँ पे फिर वही रिश्वत की बात आ जाती है और रिश्वत तो थानेदार 50,000 की मांग करता है। तो मामा जी बोलते हैं कि सर हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, हम तो शिकायत करता हैं जिनका शोषण किया गया है, हम गरीब आदमी हैं, 50,000 रुपये कहाँ से देंगे। लेकिन वो दरोगा नहीं मानता है और उसमें फिर निगोशिएशन होता है। निगोशिएशन होने के बाद 30,000 में बात बनती है। उसके बाद ही आके IGSR पोर्टल पे कंप्लेन लिखाते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। उसके बाद दरोगा जी के द्वारा 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है कंप्लेन FIR लिखने के एवज में। फिर ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को ये कंप्लेन ट्रांसफ़र की जाती है वहाँ से और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जिला अधिकारी से संपर्क करते हैं। तो जिला अधिकारी के उसमें एक टीम गठित की जाती है कि आप पहले इस चीज़ को मालूम कीजिए क्या वाकई में ये घटना घटी है वहाँ पे, क्या ऐसा है। फिर ये लोग थोड़ा सा जासूसी शुरू होती है। फिर इसमें आते हैं सादे वर्दी में लोग, गांव में और थाने पे थोड़ा बहुत मालूम होती चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं, हाँ ये चीज़ें ऐसी हुई है, बिटिया के साथ ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुआ है। उसके बाद तारीख होती है 27 फरवरी और उस मामा को एंटी करप्शन टीम के द्वारा बोला जाता है कि आप जो 30,000 रुपये उस दरोगा को देने के लिए राजी हुए थे, उस 30,000 रुपये को आप लाइए यहाँ पे। वो 30,000 रुपये लेके जाते हैं और उस 30,000 में 500 की 60 नोट होती है और उस नोट में एक पाउडर होता है, वो मिला दिया जाता है। वो पाउडर क्या होता है, वो पाउडर ऐसा होता है कि उस पाउडर को जब नोट में मिला दिया जाता है, नोट देने वाला और नोट लेने वाला, मतलब उस पैसे को देने वाला और उस पैसे को लेने वाला दोनों उसमें आ जाता है। जब जो कोई भी उस नोट को अगर छूता है, उस नोट को छू के अपना हाथ अगर पानी में डालेगा तो उसका हाथ नीला हो जाता है, ये उसकी पहचान होती है। और वो 60 नोट का नंबर नोट कर लिया जाता है और उसमें वही पाउडर लगा दिया जाता है। और मामा के साथ एक पुलिस वाले वही एंटी करप्शन टीम से सादी वर्दी में जाते हैं उनके रिश्तेदार बन के, और दरोगा साहब इंतज़ार कर रहे थे। ये लोग जाते हैं और दरोगा साहब को पैसे दे देते हैं लिफाफे में एक, और दरोगा साहब पैसा ले लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं ठीक है अब आप लोग जाइए, निश्चिंत होकर आपका काम हो जाएगा। ये लोग निकल आते हैं। उसके बाद फिर ये लोग फ़ोन करते हैं काम हो गया है, पैसे दरोगा साहब ने ले लिया है। उसके बाद दरोगा साहब अंदर इंतज़ार करते हैं कि मतलब हमारे आसपास से लोग इधर उधर जाएं, क्योंकि उनको भी लगता है कि नोट क्या पूरा 30,000 उस लिफाफे में है, ऐसा तो नहीं डुप्लीकेट नकली नोट हो या नोट पुरानी हो या कुछ ऐसा, मतलब तमाम प्रकार का चीज़ें सोचते हैं। वो उस पैसे को गिनने के चक्कर में रहते हैं। जैसे ही उनका केबिन खाली होता है वो लिफाफा जेब से निकालते हैं और 30 की 30 नोट गिनते हैं, तो उनके हाथ में सारे पाउडर भी लग जाते हैं। उसके बाद गिनने के बाद वो तुरंत लिफाफा अपनी जेब में डाल लेते हैं दोबारा। उसके बाद 10 से 12 लोग जो एंटी करप्शन की टीम होती है वो तुरंत थाने में आती है और धड़धड़ा के अंदर जाती है। तो वहाँ पे भी थाने में भी एक प्रोटोकॉल होता है कि आप थाना अध्यक्ष से मिलने के लिए पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है। संतरी होता है वहाँ पे, लेकिन संतरी रोक रहा था, लेकिन ये लोग रुके नहीं, संतरी को धक्का दे के अंदर घुस गए। और अंदर जाते ही वो दरोगा ये शिव शंकर सिंह को पकड़ लेते हैं और वो बिल्कुल चौंक जाता है कि ये हमारे थाने के अंदर आके ये लोग कौन हैं जो हमें इस तरीके से घसीट के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो बोलता है कि आप लोग हमें जानते नहीं हैं, हम कौन हैं, हम यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं। लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुनते हैं। जैसे ही बाहर जो थाने का और स्टाफ होता है, पुलिस होते हैं, एसआई होते हैं, सब दौड़ते हैं ये देख के, तो एंटी करप्शन वाले तुरंत बोलते हैं जो जहाँ पे भी है वहीं पे रुक जाए, हम एंटी करप्शन से हैं। जो जहाँ पे थे रुक गए, उससे 2-2 कदम पीछे भी हो गए। और शिवशंकर जैसे ही ये सुनते हैं कि ये एंटी करप्शन की टीम है, उनके पैरों तले ज़मीन ही गायब हो जाती है। और वो बोलते हैं कि साहब हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया, हम सारा पैसा वापस कर देंगे, लेकिन हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए। लेकिन एंटी करप्शन टीम के द्वारा एक भी बात नहीं सुनी जाती है और उनको गिरफ्तार करके जिला कार्यालय में लेके जाया जाता है और वहाँ पे उनसे उनके खिलाफ एफआईआर लिखा जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप अपना गुनाह कबूल करिए और इस पेपर पे साइन कीजिए। तो वो उस पेपर पे साइन करने के लिए भी एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि गुनाह कबूल करवाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो उस पर एग्री नहीं होते, साइन ही नहीं करते हैं। तो उसकी भी एक धारा है कि अगर आप गुनाह किए हैं और आप अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, तो आपके ऊपर एक केस और रजिस्टर्ड हो जाता है। तो उनके ऊपर एक केस और रजिस्टर्ड हो जाता है और वो गिरफ्तार हो जाते हैं। दोस्तों, उनकी गिरफ्तार होने से ये तो उम्मीद 100% हो गई है कि जो कातिल, जो गुनहगार है, जिसने हिमांशु यादव ने जो ये जघन्य अपराध किया है, उसको भी उसकी कड़ी सज़ा मिलेगी। दोस्तों, इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि बहुत से सारे केस हमारे देश में सामने आते हैं कि किसी ने घूस खाया है, किसी ने रिश्वत ली है, किसी ने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिस काम की शपथ लेके आप आते हैं, ईश्वर की शपथ लेके कि मैं उस काम को बखूबी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करूँगा, अगर आप उस काम को लेके ऐसे लापरवाह हो जाएंगे तो आम जनता तो आपके भरोसे पे है, आम जनता तो आपके ऊपर विश्वास करती है, तो उनका क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। बाकी आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।